नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल के ऊपर। आज के इस कार्यक्रम में हम एक 32 वर्षीय युवती की जन्म कुंडली का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिन्होंने अपने बर्थ डिटेल्स हमारे साथ शेयर किए हैं और ज्योतिष के माध्यम से अपने जीवन से जुड़े हुए प्रश्नों के उत्तर जानना चाहती हैं। आगे बढ़ने से पहले हर बार की तरह आप सबसे निवेदन है, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ यदि आप सब भी इसी प्रकार अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं या मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। सीधे आ जाते हैं आज के इस कार्यक्रम के ऊपर। इनके बर्थ डिटेल्स को आप सबों के समक्ष रख देता हूँ। 20 सितंबर 1988 को इनका जन्म हुआ है। जन्म का समय है 6:30 सुबह के और जन्म का स्थान है छत्तीसगढ़। प्रश्न के बारे में बात की जाए तो विवाह अभी तक नहीं हुआ है, तो जानना चाहती हैं कि विवाह कब होगा, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, संतान कैसी रहेगी और धन की स्थिति को लेकर के भी प्रश्न किए गए हैं। सीधे इनकी लगन कुंडली को देख लेते हैं। 6 नंबर से प्रारंभ हो रही है इनकी लगन कुंडली। कन्या लगन की बन जाती है ये कुंडली। चंद्रमा देवता देखें तो धनु राशि में जाकर के बैठे हुए, यानी जातिका की कुंडली बन जाती है कन्या लग्न एवं धनु राशि की। लग्न का मान 11 डिग्री है। लग्न के पास ठीक ठाक बलाबल माना जाएगा। लग्नेश बनते हैं बुध, जो कि लगन में ही बैठे हुए हैं। देखिए, कन्या लग्न धनु राशि, ऐसे लोग डिटेल्ड ओरिएंटेड होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, एनालिटिक्स में अच्छे होते हैं, चीज़ों का आंकलन करने में ऐसे लोग माहिर होते हैं, परिस्थिति का, चीज़ों का आंकलन करने में ऐसे लोग अच्छे होते हैं। वहीं धनु राशि के बारे में मैं बार बार कहता हूँ, ऐसे लोग अच्छे स्वभाव के होते हैं, अच्छे हृदय के होते हैं और मेहनती होते हैं और मेहनत के माध्यम से ही जीवन में सफलता भी प्राप्त करने वाले होते हैं। लगन में देखा जाए तो सूर्य और बुध बैठे हुए हैं। हालांकि दोनों के डिग्री डिफरेंस को देखिए तो बहुत ज़्यादा है, इसलिए बुध आदित्य योग कोई भी प्रभाव यहाँ पर नहीं डाल पाएंगे। लेकिन यहाँ पर बुध को देखिए, मूल त्रिकोण राशि में 29 डिग्री के साथ यहाँ पर बुध बैठे हुए हैं। भद्र नामक महापुरुष योग बना के ये बुध लगन में बैठा हुआ है। इस कुंडली में बुध लग्नेश और कर्मेश है। सबसे शुभ ग्रह यदि इस कुंडली में समझा जाए कन्या लगन में तो वो बुध ही बनते हैं और लगन में बैठे हुए हैं बुध, तो स्थिति काफ़ी अच्छी है। यहाँ पर इस जातिका के हेल्थ के लिए ये बुध का बैठना यहाँ अच्छा है। शार्प माइंड के लिए अच्छा है, दिमाग तेज के लिए ये अच्छा है, इंटेलिजेंस के लिए ये अच्छा है, करियर के लिए भी समझा जाए, क्योंकि करियर का स्वामी बुध है, लगन में मूल त्रिकोण का होकर के भद्र योग बना रहा है, तो ये करियर के लिए भी काफ़ी अच्छा माना जाएगा। यहाँ पर 29 डिग्री के बुध हैं। इस बुध को मेरे हिसाब से बल देना ज़रूरी है। इस बुध को यदि बल दे दिया जाए रत्नों के माध्यम से या पूजा पाठ के माध्यम से तो करियर में और उन्नति देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ स्वास्थ्य के लिए भी ये अच्छा माना जाएगा। निर्णय क्षमता भी बेहतर होगी इनकी। सूर्य 3 डिग्री के साथ यहाँ पर बैठे हुए हैं कुंडली के प्रथम भाव में। इस कुंडली में सूर्य द्वादशेष होकर के लगन में बैठे हुए। देखिए, कारक बहुत ज़्यादा नहीं मानेंगे हम इस कुंडली में सूर्य को, क्योंकि वो द्वादशेष हैं और यहाँ पर लगन में सूर्य बैठे हुए हैं। द्वादशेष होने से कोई दोष नहीं लगेगा सूर्य को, लेकिन फिर भी हम कारक नहीं कह सकते सूर्य को। यहाँ पर लगन में सूर्य बैठे हुए हैं 3 डिग्री के साथ, ये मृत अवस्था में बैठे हुए हैं। इंडिपेंडेंट नेचर देने वाला होगा सूर्य। अपने दम पर कई सारी चीज़ों को ये कर सकती हैं, यानी कि आत्मनिर्भर बन सकती हैं अपने जीवन में। अपने मेहनत की बदौलत मान सम्मान यश कीर्ति की प्राप्ति करना चाहती हैं, कर सकती हैं, इसकी भी संभावना यहाँ बन जाती है। यहाँ पर जो सूर्य बैठे हुए हैं विदेश वगैरह भी लेकर के जा सकते हैं, मतलब विदेश की यात्राएं ये सूर्य करवा सकते हैं। सप्तम भाव के ऊपर सूर्य की दृष्टि पड़ेगी। विवाह के लिए बहुत अच्छा नहीं है सूर्य का सप्तम भाव को देखना। आगे बढ़ते हैं, कुंडली के चौथे भाव को देखते हैं। शनि चंद्रमा बैठे हुए हैं चौथे भाव में। वैसे शनि चंद्रमा की युति को हम विष दोष का नाम देते हैं और चौथे भाव में ये शनि चंद्रमा बैठे हुए हैं। मन व्याकुल रहना, मन में किसी बात को लेकर के परेशानी रहना, नकारात्मक विचार आना मन में, ये दिख पड़ता है यहाँ पर, क्योंकि जो चौथा भाव है ना, ये भी हमारे इमोशंस को दर्शाता है और चंद्रमा तो मन का कारक है ही। तो चौथा भाव और जो चंद्रमा है ये दोनों पीड़ित हो रहे हैं यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं मन में नकारात्मक विचार आ सकते हैं। हालांकि बुध की स्थिति बढ़िया है, ये एक पॉजिटिव बात है। यहाँ पर चंद्रमा को समझें तो चंद्रमा इस कुंडली में लाभेश हैं और जाकर के चौथे भाव में बैठे हुए हैं। प्रॉपर्टी वगैरह से जुड़ के लाभ लिया जा सकता है। और शनि की बात कर ली जाए तो 2 डिग्री के साथ शनि यहाँ पर बैठे हुए हैं। बाल अवस्था में शनि है यहाँ। इस कुंडली में शनि पंचमेश एवं षष्ठेश होकर के चौथे भाव में बैठे हुए। माता जी का हेल्थ गड़बड़ हो सकता है, अपनी मदर के हेल्थ का ध्यान रखिए।
और उनके साथ संबंधों का भी ध्यान रखिए। घर में भी किसी प्रकार से टेंशन का माहौल रह सकता है, क्योंकि चौथा भाव हमारे घर को भी दर्शाता है, हमारी खुशहाली को भी दर्शाता है। तो यहाँ पर षष्ठेश का जाकर के बैठना, शनि चंद्रमा का यहाँ पर विष दोष बना देना, इसको हम बहुत अच्छा नहीं कंसिडर करेंगे। हाँ, संतान सुख वगैरह के लिए शनि की स्थिति बढ़िया मानी जाएगी। यहाँ पर बैठ करके शनि छठे को, 10वें को और लगन को देखेंगे। देखिए, छठे को देखेंगे शनि तो ये अच्छा है, आपके शत्रुओं के ऊपर आपको विजय प्राप्ति, कंपटीशन में सफलता, इसकी स्थिति बन जाती है। जॉब वगैरह करेंगी, वहाँ पर भी शनि आपको अच्छी सफलता देंगे। 10वें भाव के ऊपर शनि की दृष्टि करियर में किसी प्रकार का विलंब और बाधा देने वाला होगा। कई बार जो आपके कार्य हैं वो विलंबित होंगे। और शनि कुंडली के लगन को देखेगा तो ये विशेष रूप से थोड़ी परेशानी दे सकता है, क्योंकि शनि इस कुंडली में षष्ठेश भी है। तो अपने हेल्थ का जरूर ध्यान रखिए। और शनि वगैरह की दशा चलती है तो उस दौरान हेल्थ का ज़्यादा ध्यान रखिए, क्योंकि शनि अगर रोक देंगे तो वो थोड़ा लंबे समय तक आपको परेशान कर सकता है। हालांकि फिर से दोहराता हूँ, बुध आपके लगन में बैठा हुआ है तो वो लगन को बलि कर रहा है, तो स्थिति अच्छी है। और चंद्रमा की दृष्टि तो जो 10वें के ऊपर पड़ेगी तो करियर के लिए चंद्रमा की दृष्टि भी बढ़िया मानी जाएगी। खास करके धन के मामले के लिए चंद्रमा बेहतर है, लेकिन मन के मामले के लिए इसको बहुत अच्छा हम नहीं कहेंगे, क्योंकि विष दोष बन रहा है और किसी भी पॉजिटिव ग्रह की दृष्टि चंद्रमा पर नहीं है। राहु की बात कर लेते हैं। 20 डिग्री के साथ राहु कुंडली के छठे में बैठे हुए हैं, 6th हाउस में। वृद्ध अवस्था का राहु है, यहाँ पर छठे में बैठा हुआ है, शनि की राशि में, शनि केंद्र में है, अच्छी स्थिति में है। राहु के ऊपर शनि की दृष्टि भी है, तो छठा भाव बढ़िया है, शत्रुओं के ऊपर विजय दिलवाएगा ये राहु। पॉलिटिकल कॉन्टैक्ट्स चाहेंगी तो बन जाएंगे। यहाँ पर राहु जॉब में भी सफलता दिलवाने वाला होगा, कंपटीशन में भी सफलता। करियर भाव के ऊपर राहु की दृष्टि पड़ेगी तो करियर में भी ये आपको अच्छी सफलता दिलवाने वाले होंगे। देखिए, ये राहु खराब नहीं है। छठे भाव में ये राहु बैठा है, कुंभ का बैठा है, शनि की राशि में बैठा है, अच्छी स्थिति है राहु की। यहाँ पर 12वें को राहु देखेंगे, विदेश जाने को लेकर के मन में दे सकते हैं कि आप विदेश निकलिए, और वहाँ पर जाएंगी तो लाभ भी देंगे। द्वितीय भाव के ऊपर राहु की दृष्टि पड़ रही है, ये भी जॉब के माध्यम से, कंपटीशन के माध्यम से, मेहनत के माध्यम से धन कमाने के लिए बढ़िया है। तो राहु 6th में जरूर बैठा है, लेकिन वो अच्छा माना जाएगा। मेलेफिक छठे भाव में अच्छा रिजल्ट देते हैं। गुप्त शत्रु वगैरह भी हो सकते हैं। राहु आपके छठे में बैठा हुआ है, लेकिन उसकी चिंता आपको करने की ज़रूरत नहीं है। वो इतना स्ट्रांग है राहु खुद ही कि आपके शत्रुओं के ऊपर हमेशा ही आपको विजय प्राप्ति करवा देंगे। मंगल 13 डिग्री के साथ कुंडली के 7वें भाव में बैठे हुए हैं, वक्री होकर के 13 डिग्री के साथ। देखिए, युवावस्था का ये मंगल है। इस कुंडली में मंगल को समझा जाए तो तृतीयेश एवं अष्टमेश है। मंगल जाकर के 7वें भाव में बैठे हुए। देखिए, एक तो मारक है इस कुंडली में, मंगल मार्केश है, और जाके कहाँ बैठा है, 7वें में। अब हम सभी को पता है कि 7वें में मंगल बैठता है तो ये मांगलिक दोष कंसिडर हो जाता है। तो यहाँ पर मांगलिक दिख रहा है, मांगलिक दोष, यहाँ पर मंगल मांगलिक दोष बना रहे हैं, तो ये विवाह में थोड़ी परेशानी दे सकता है, विवाह होने में भी थोड़ी बाधाएं देंगे। मांगलिक से भी ज़्यादा परेशानी इस बात की है मंगल के द्वारा कि मंगल तृतीयेश और अष्टमेश बनते हैं। देखिए, अष्टमेश मंगल 7वें में जाके बैठा हुआ, इसको बहुत अच्छा हम नहीं कहेंगे। अष्टमेश मंगल का जाके 7वें में बैठना, इसको बहुत अच्छा हम विवाह के लिए नहीं कंसिडर करेंगे। तो बिना कुंडली मिलान के लिए किए विवाह करना आपके लिए उचित नहीं होगा। परेशानी ये मंगल देने वाला होगा वैवाहिक जीवन में, यदि बिना कुंडली मिलान के विवाह किया जाता है। एक पॉजिटिव चीज़ है कि अभी तक आपने विवाह नहीं किया, हालांकि अब तो खैर आपकी उम्र थोड़ी सी ज़्यादा होगी, मतलब पहले भी थोड़ा कर सकती थी, लेकिन बहुत पहले इस कुंडली में विवाह करना उचित नहीं होता। जैसे कि ये कुंडली वैसी नहीं है कि 24 साल 25 साल में विवाह करा दिया जाए, ठीक है। तो थोड़ा विलंब से विवाह होना यही बेहतर है इस कुंडली के लिए, ये बेस्ट रेमेडी है। और दूसरी बेस्ट रेमेडी है कुंडली मिलान करके विवाह करना। बेहतर तो यही होगा कि सामने वाला भी मांगलिक हो, लेकिन सिर्फ मांगलिक होना या ना होना वो एक छोटा सा पैमाना है। उसके अलावा भी हमें कई चीज़ों को देखनी होती है जब हम कुंडली मिलान करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर मंगल का बैठना बहुत अच्छा हम नहीं कंसिडर करेंगे। यहाँ पर बैठ करके मंगल लड़ाई झगड़े की स्थिति दे सकता है वैवाहिक जीवन में। मंगल यहाँ से बैठ करके आपके 10वें भाव, लगन और दूसरे भाव को देखेगा। हेल्थ में परेशानी, करियर में परेशानी और धन में परेशानी। मार्केश है मंगल, तीनों ही जगह परेशानी देंगे। परिवार वालों के बीच भी जो है परेशानी दे सकते हैं ये मंगल, यानी कि टेंशन हो सकती है परिवार वालों को। गुरु यहाँ पर बैठे हुए हैं कुंडली के भाग्य भाव में, 12 डिग्री के साथ गुरु यहाँ पर बैठा हुआ है। शत्रु की राशि में जरूर है, लेकिन तात्कालिक मैत्री में है। इस कुंडली में गुरु को समझा जाए तो वो सुखेश एवं सप्तमेश होकर के भाग्य भाव में जाकर के बैठे हुए हैं। देखिए,
केंद्र त्रिकोण योग बन रहा है यहाँ पर गुरु का, दोनों केंद्र के स्वामी बनते हैं और जाकर के त्रिकोण में बैठे हुए हैं, तो ये स्थिति अच्छी है गुरु की। भाग्य में जाके गुरु बैठे हुए हैं, शिक्षा के लिए ये अच्छा है। और यहाँ पर बैठ करके गुरु विवाह के बाद भाग्य का उन्नति भी कराने वाले होंगे, यानी भाग्योन्नति भी ये गुरु विवाह के बाद देंगे, यानी भाग्य ज़्यादा सहयोग करेगा। तो गुरु की स्थिति यहाँ पर बढ़िया है, तो ये एक पॉजिटिव बात है। युवावस्था के गुरु हैं, लगन को देखेंगे, ये भी स्थिति बढ़िया है, लगन को गुरु देखेंगे, ज्ञान देंगे, क्योंकि ज्ञान के कारक है। देखिए इस कुंडली में गुरु कारक नहीं होता है, सबसे पहले आप जान लीजिए, वो बादकेश और मार्केश दोनों होते हैं इस कुंडली में। लेकिन लगन को गुरु देखेंगे तो ये आपके नॉलेज के लिए अच्छा है, आपके ज्ञान के लिए अच्छा है, आपकी समझदारी के लिए ये अच्छा है। तीसरे और पंचम भाव के ऊपर जो गुरु की दृष्टि पड़ेगी तो ये भी ज्ञान के लिए और मेहनत के लिए बढ़िया माना जाएगा। संतान के लिए भी पंचम भाव के ऊपर गुरु की दृष्टि अच्छी मानी जाएगी। तो विवाह के लिए गुरु की प्लेसमेंट एटलीस्ट बढ़िया है। और दूसरी बात ये भी है कि मैं बार बार कहता हूँ गुरु पति को दर्शाते हैं, और ये गुरु अच्छा है आपकी कुंडली में, तो ये स्थिति बढ़िया मानी जाएगी विवाह के लिए। शुक्र 19 डिग्री के साथ लाभ स्थान में बैठा हुआ है। देखिए महाधनी योग बना रहे हैं ये शुक्र, धनेश होकर के भाग्य में ये शुक्र बैठा हुआ है, तो धन योग या महाधनी योग बन जाता है। अब इस कुंडली में शुक्र भाग्येश भी हैं और लाभ स्थान में जाके बैठे हुए हैं। ज़बरदस्त स्थिति है शुक्र की यहाँ पर, खास करके धन के मामलों के लिए। धन के मामलों के लिए यहाँ पर शुक्र की स्थिति इस बात को दर्शा रही है कि जीवन में धन की कमी नहीं होनी चाहिए या नहीं होगी आपके जीवन में धन की कमी। शुक्र यहाँ पर निरंतर आपको धन देने वाले होंगे, यदि आप प्रयत्न करेंगी तो खुद से भी आप धन अर्जित कर सकती हैं। 19 डिग्री के साथ शुक्र यहाँ पर बैठे हुए हैं, कुमार अवस्था का ये शुक्र है। संतान भाव के ऊपर शुक्र की दृष्टि पड़ेगी, संतान के साथ संबंधों को ये बेहतर करेंगे, संतान के साथ संबंधों में ये एक नई जान डालने वाले होंगे, क्योंकि शुक्र जो है ना ये प्रेम का कारक है। संतान भाव को देखिएगा तो निश्चित रूप से संतान के प्रति प्रेम और संतान के साथ भी ये प्रेम में बढ़ोतरी करेगा, यानी संबंध अच्छे करेगा। केतु की बात कर लेते हैं। 20 डिग्री के साथ केतु कुंडली के 12वें भाव में बैठे हुए हैं, सूर्य की राशि में यहाँ पर केतु 12वें भाव में बैठे हुए हैं। अध्यात्म के लिए केतु का 12वें में बैठना बढ़िया माना जाएगा, और किसी भी बाकी दूसरे ग्रहों की दृष्टि नहीं है वहाँ पर। अध्यात्म में रुचि लेना चाहती हैं, आपके लिए बेहतर है स्थिति, आप अध्यात्म वगैरह से जुड़ सकती हैं, ध्यान वगैरह करना आपके लिए बेहतर लाभ देगा। देखिए अध्यात्म का मतलब संन्यास नहीं होता है, कई लोग ये समझ लेते हैं कि केतु 12वें में है और कोई ज्योतिष ये कह रहा है या मैं भी कह रहा हूँ कि अध्यात्म से जुड़िए। अध्यात्म और संन्यास में बहुत फर्क है, ठीक है। सन्यासी बनने के लिए कोई नहीं कह रहा है, अध्यात्म से जुड़िए, अध्यात्म से जुड़ने से फायदा होगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, दशाओं के ऊपर हम बात कर लेते हैं। चंद्रमा की दशा फिलहाल आपको चल रही है, जो कि 11 मई 2022 तक आपको रहने वाली है। और चंद्रमा की दशा में शुक्र की अंतर्दशा आपको फिलहाल चल रही है, जो कि 10 नवंबर 2021 तक रहेगी। तो मेनली अभी चंद्रमा की जो महादशा है वो 1 वर्ष से भी कम समय तक वो रहने वाली है। 10-11 महीने में चंद्रमा की दशा खत्म हो जाएगी, फिर आपको मंगल की महादशा प्रारंभ होगी। मंगल इस कुंडली में मार्केश हैं, मैंने आपको बताया है, तो वो कहीं ना कहीं जीवन में कुछ बदलाव, कुछ परेशानियां दे सकते हैं। प्रश्नों के ऊपर हम आ जाते हैं। विवाह कब होगा आपने पूछा है, पहला ही प्रश्न। देखिए मई 2022 के बाद से प्रबल योग नज़र आ रहे हैं मुझे, उसके पहले भी योग हैं, ऐसा नहीं कि उसके पहले योग नहीं है, लेकिन मई 2022 के बाद योग बहुत प्रबल हैं। तो अगले वर्ष आपका विवाह होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। फिर भी मैं एक उपाय आपको दे दूंगा ऐसा, जिससे कि विवाह में आने वाली बाधाएं जो हैं वो दूर हो जाएंगी। वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा आपने पूछा है। देखिए थोड़ी सी परेशानी तो दिख रही है, क्योंकि नवमांश कुंडली को देख लेते हैं। अभी हम नवमांश पे नहीं गए हैं, नवमांश कुंडली को देख लेते हैं। एक नंबर से नवमांश कुंडली आपकी प्रारंभ हो रही है, यानी कि मेष लगन की बन जाती है। वहाँ पर लगन में गुरु शनि और राहु बैठे हुए हैं, तो वहाँ पर गुरु जो लगन में है वो राहु शनि दोनों से पीड़ित हो गया। सप्तम में केतु बैठे हुए हैं, और जो सप्तम शुक्र है वो भाग्य में बैठा हुआ, यानी विवाह के बाद भाग्योदय तो तय है। विवाह के बाद भाग्य ज़्यादा सहयोग करे, मुझे ये कहना चाहिए, ये तो तय है। लेकिन विवाह में परेशानी हो, इस बात की सूचना भी नवमांश कुंडली हमें दे रही है, और लगन कुंडली से भी हमें नज़र आ रही है वो बात। परेशानी किस तरीके की होगी, मेरे हिसाब से ये परेशानी मन मुटाव वाली होगी, लड़ाई झगड़े वाली होगी।
परेशानी भी कई प्रकार की होती है, धोखाधड़ी वाली परेशानी होती है और भी तरीके की परेशानी होती है। तो ये कहीं ना कहीं तू मैं वाली परेशानी होना या मनमुटाव वाली परेशानी होना, क्यों? क्योंकि मंगल यहाँ पर बैठा हुआ है सप्तम में और वहाँ आपका केतु बैठा हुआ है सप्तम में, और केतु भी मंगल की तरह ही रिजल्ट देता है। तो ये लड़ाई झगड़ा या मनमुटाव नजर आ रहा है। क्या करेंगे? कुंडली मिलान करेंगे। सामने वाले का स्वभाव यदि मिल गया आपके स्वभाव से तो परेशानी बहुत हद तक कम हो जाएगी या आप थाम लेंगे उस परिस्थिति को। संतान कैसी रहेगी? देखिए, संतान के लिए हम सप्तमांश कुंडली को मुख्य रूप से देखते हैं। यहाँ पर देखें तो कोई खास परेशानी नहीं दिख रही है। शनि जो है वो चौथे में बैठा हुआ है, संतान से सुख दिख रहा है। शुक्र और गुरु की दृष्टि जा रही है पंचम भाव के ऊपर, तो यहाँ पर कोई खास परेशानी संतान भाव को नहीं दिख रही है। हालांकि पाप कर्तरी में दिख रहा है हमें, लेकिन बीच में चंद्रमा है तो पाप कर्तरी नहीं लगेगा, कोई प्रबल पाप कर्तरी नहीं है वहाँ। तो संतान यहाँ अच्छा दिख रहा है। सप्तमांश कुंडली में भी संतान की स्थिति काफी अच्छी दिख रही है। हाँ, वहाँ शनि की दृष्टि पड़ रही है पंचम पे, इसका मतलब है संतान विलंब से होगी, और विवाह विलंब से हो रहा है तो संतान भी विलंब से ही होगी। लड़का लड़की के बारे में जानना चाह रहे हैं आप। देखिए, ये सबसे कठिन प्रश्न होता है, इसका जवाब देना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि कई बार मैंने देखा है कि ये जवाब सही नहीं होता है। फिर भी अगर हम नियमों को अप्लाई करें तो प्रथम संतति जो मेरे हिसाब से है वो लड़की नजर आ रही है इनकी कुंडली के अनुसार। लेकिन ये बात गारंटी के साथ नहीं कही जा सकती है, कम से कम मैं नहीं कह सकता हूँ आपको। धन की स्थिति के बारे में आपने पूछा है, मेरे हिसाब से काफ़ी पॉजिटिव नज़र आ रही है आपकी कुंडली में धन की स्थिति। धन की स्थिति को लेकर के कोई खास परेशानी नहीं है। मंगल की दशा में बस इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा, बाकी आप ओवरऑल आपके पास धन रहने वाला है। महाधनी योग है आपकी कुंडली में शुक्र का, और लाभ भाव में शुक्र बैठे हुए हैं। धन का आगमन तो आता ही रहेगा, धन आता ही रहेगा आपके पास, इसमें कोई दो राय नहीं है। षडबल में सारे ग्रहों का बलाबल भी बढ़िया है, ये भी अच्छी बात है। तो बस जो सलाह मैंने आपको दी है बीच में वो ध्यान रखिएगा, बाकी मैं उपाय दे देता हूँ। शुक्रवार का व्रत करना आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। शुक्रवार का व्रत करें पूरे विधि विधान से, यानी आधे मन से नहीं करना है, पूरे विधि विधान से करना है। उस दिन लक्ष्मी नारायण दोनों की पूजा करें, यानी माँ लक्ष्मी की तो पूजा करेंगी ही शुक्रवार को, साथ में जो है नारायण यानी भगवान विष्णु की भी पूजा करेंगी। लक्ष्मी नारायण की पूजा करें इकट्ठे। आप देख लीजिएगा कि शुक्रवार का व्रत कैसे करना होता है, उसको पूरा फॉलो करिएगा। उसके अलावा एक मंत्र दे रहा हूँ, उसका 3 माला प्रतिदिन आपको जाप करना चाहिए। ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः, बड़ा सरल मंत्र है ये, प्रतिदिन करना है आपको। और शुक्रवार के दिन विशेष रूप से व्रत रखना है और अच्छे से रखना है, विधि विधान से रखना है, आधे मन से नहीं रखना है। पन्ना नाम का रत्न आता है, करियर की उन्नति और स्वास्थ्य लाभ चाहिए तो पन्ना नाम का रत्न धारण कर सकती है। ग्रीन एमराल्ड बुद्ध का रत्न है, 7.25 रत्ती का पन्ना। दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में चांदी अथवा सोने में भी जड़वा के आप इसको शुक्ल पक्ष के बुधवार के प्रातः काल को धारण कर सकती हैं। हर गुरुवार मंदिर जाएं और वहां पर प्रसाद चढ़ाएं। किसी भी देवी देवता का मंदिर हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप जाइए, उनको भोग लगाइए। पीला प्रसाद हो तो अच्छा है, जैसे केला हो गया या आपके पीले मिष्ठान हो गए, बेसन के लड्डू हो गए, तो ये सब आपके लिए बेहतर रिजल्ट देने वाले होंगे। और कुंडली मिलान करके विवाह करना अनिवार्य है आपके लिए, उसके बिना बात नहीं बनेगी। संभव हो तो शाम के समय में ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः एक माला जाप प्रतिदिन कर सकते हैं आप। अगर समय मिले तो संध्या में आप कर सकते हैं, उससे भी लाभ मिलेगा। और अगर मन पीड़ित रहता है तो सोमवार के सोमवार शिवलिंग के ऊपर जल दूध से अभिषेक कर सकते हैं। छोटा उपाय है ये, सोमवार के सोमवार शिवलिंग के ऊपर ओम नमः शिवाय कहते हुए जल दूध से आपको, अगर आप करते हैं अभिषेक, तो ये जो शनि चंद्रमा का विष दोष है इसका प्रभाव आपके ऊपर कम पड़ेगा या धीरे धीरे इसका नकारात्मक प्रभाव खत्म हो जाएगा। चलिए, तो दोस्तों ये था इस 32 वर्षीय युवती की जन्म कुंडली का अध्ययन। उम्मीद है कि आपको हमारा यह आज का कार्यक्रम पसंद आया होगा। यदि कार्यक्रम पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ यदि आप सब इसी प्रकार अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं या मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।